बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ डायबिटीज़ सीरीज़ की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी तक हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, जिसमें डायबिटीज़ की तशख़ीस, डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ शामिल हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे डायबिटीज़ के इलाज के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको मालूम है कि शुगर का इलाज अद्वियात के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर बहुत डिपेंड करता है, यानी कि मरीज़ को अपने रहन सहन का तरीका और ग़िज़ाओं का ख़ास तौर पे ख़याल रखना चाहिए ताकि वो शुगर को बासानी कंट्रोल कर सके और उसकी पेचीदगियों से बच सके। आज की वीडियो में मैं आपको शुगर का बग़ैर अद्वियात के इलाज के बारे में बताऊँगा। शुगर के मरीज़ को अपने रहन सहन में बहुत सारी तब्दीलियों करने की ज़रूरत होती है ताकि वो शुगर को बासानी कंट्रोल कर सकें। शुगर के मरीज़ को एक मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए ADA यानी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शुगर के मरीज़ों को मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में तफ़सीलन बताया गया है। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी ग़िज़ा बुनियादी तौर पर 3 अज्ज़ा पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यानी कुदरती ग़िज़ाओं में मौजूद निशास्ता या कुदरती ग़िज़ाओं में मौजूद शुगर। ADA यानी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 45 से 65% होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है सब्ज़ियों में, फ्रूट्स में, रोटी यानी गंदम में, चावल में, और इसके अलावा लेग्यूम्स यानी दालों, सफ़ेद या चने और लोबिये में। ये अशिया यानी सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, दालें, सफ़ेद और काले चने हमारी ग़िज़ा में तकरीबन 45 से 65% तक शामिल होने चाहिए। हमारी ग़िज़ा का दूसरा अहम जुज़ चिकनाइयाँ यानी फ़ैट है। ADA की रिकमेंडेशन के मुताबिक शुगर के मरीज़ों की ग़िज़ा में तकरीबन 25 से 35% तक फ़ैट्स यानी चिकनाइयाँ शामिल होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और अहम बात जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि इन 25 से 35% चिकनाइयों में 7% सैचुरेटेड फ़ैट होनी चाहिए, यानी वो फ़ैट जो कि घी, असली घी या सोयाबीन तेल में होती हैं। इसके अलावा 18 से 28% तक पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट या चिकनाई शामिल होनी चाहिए। और ये पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट वेजिटेबल ऑयल्स खुसूसन कनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल के अंदर मौजूद होती हैं। इस वजह से शुगर के मरीज़ को अपनी ग़िज़ा का 25 से 35% हिस्सा चिकनाइयों पर मुश्तमिल रखना चाहिए, जिसमें से 7% सैचुरेटेड फ़ैट्स और तकरीबन 18 से 28% तक मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होनी चाहिए। इंसानी ग़िज़ा का तीसरा अहम तरीन जुज़ प्रोटीन है कि प्रोटीन एनिमल सोर्स से हासिल होता है, यानी मटन, बीफ, चिकन, फ़िश और एग्स से। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में डैश ईटिंग प्लान के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों और शुगर के मरीज़ों को लीन प्रोटीन इस्तेमाल करनी चाहिए। लीन प्रोटीन किन ग़िज़ाओं में होते हैं ये भी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। लीन प्रोटीन फ़िश और चिकन यानी मुर्गी और मछली के अंदर पाए जाते हैं, और शुगर के मरीज़ों को यही लीन प्रोटीन इस्तेमाल करने चाहिए। और प्रोटीन्स की मिकदार हमारी ग़िज़ा में तकरीबन 10 से 25% होनी चाहिए। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को या वो मरीज़ जो कि डैश ईटिंग प्लान को फॉलो करते हैं, उन्हें रेड मीट यानी गाय और बकरे का गोश्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। गाय और बकरे का गोश्त बहुत ज़्यादा चिकनाई पर मुश्तमिल होता है, और ये ना सिर्फ शुगर को बढ़ाता है बल्कि इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का इम्कान भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं मज़ीद एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारी ग़िज़ाओं में कोलेस्ट्रॉल की भी एक मुनासिब मिकदार मौजूद होती है। शुगर के मरीज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपनी ग़िज़ा में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो मरीज़ जिनका LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे मरीज़ों को अपनी ग़िज़ा में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मज़ीद कम रखनी चाहिए, और वो रोज़ाना 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल ना करें। कोलेस्ट्रॉल के बारे में, LDL के बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मज़ीद तफसील से आपको बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट
और प्रोटीन के अलावा हमारी ग़िज़ा में एक अहम जुज़ होता है फ़ाइबर्स। यानी फ़ाइबर्स का मतलब है कि हमारी ग़िज़ाओं में शामिल रेशे, ये फ़ाइबर जो कि हमारी ग़िज़ा में मौजूद होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों में जज़्ब नहीं होते। ये ना सिर्फ हमारी आंतों में जज़्ब नहीं होते बल्कि हमारी ग़िज़ा में मौजूद मुख्तलिफ़ फ़ूड इंग्रेडिएंट्स खुसूसन ग्लूकोज़ यानी शुगर को जज़्ब होने से भी रोकते हैं या उनकी जज़्ब होने की रफ़्तार को बहुत कम कर देते हैं। इस वजह से ये फ़ाइबर्स हमारी ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए और ये फ़ाइबर्स शुगर के मरीज़ के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। फ़ाइबर्स जो कि हमारी ग़िज़ा में मौजूद होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इनसॉल्युबल फ़ाइबर्स और दूसरे सॉल्युबल फ़ाइबर्स। इनसॉल्युबल फ़ाइबर्स में सेलुलोज़ या हेमीसेलुलोज़ शामिल हैं और ये फ़ाइबर्स आटे या फ्लोर में मौजूद ब्रान यानी भूसी के अंदर पाए जाते हैं। ये ब्रान, ये भूसी या ये इनसॉल्युबल फ़ाइबर्स हमारी आंतों की हरकत को तेज़ करते हैं और उनके फंक्शंस को बढ़ाते हैं और ये हमारी आंतों यानी कोलोन के अफ़ाल के लिए इंतहाई अहम होते हैं और उसके लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। कोलोनिक कैंसर यानी आंतों के कैंसर के बचाव का एक अहम ज़रिया है। दूसरे किस्म के फ़ाइबर्स जिनको हम सॉल्युबल फ़ाइबर्स कहते हैं और ये फ़ाइबर्स जौ में, सेब के छिलके में, सीरियल्स यानी अजनास मसलन गंदम, चावल और इस किस्म की दीगर अजनास में और इसके अलावा बीन्स यानी लोबिया और चिकपीस यानी सफ़ेद और काले चने में मौजूद होते हैं। ये फ़ाइबर्स हमारी ग़िज़ा में शामिल होकर हमारी आंतों यानी कोलन से ग्लूकोज़ की एब्ज़ॉर्प्शन यानी ग्लूकोज़ के जज़्ब होने की सलाहियत को कम करते हैं और किसी हद तक हमारे शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। ADA अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने सॉल्युबल फ़ाइबर्स को ही शुगर के मरीज़ों के लिए रिकमेंड किया है। इनसॉल्युबल फ़ाइबर्स के बारे में ADA की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इनसॉल्युबल फ़ाइबर्स हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। सॉल्युबल फ़ाइबर्स ना सिर्फ हमारी शुगर कंट्रोल करने में मदद देते हैं बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। आज की वीडियो में हमारा तीसरा टॉपिक है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। जब भी किसी मरीज़ को शुगर होता है तो उसके जिस्म के अंदर इंसुलिन का अखराज यानी पेनक्रियाज या लबलबे से इंसुलिन का अखराज कम हो जाता है। हमारे जिस्म में मौजूद पेनक्रियाज इंसुलिन दो मराहिल या दो फेसेस में खारिज करता है। पहला मरला उस वक्त होता है जब कोई भी इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के फ़ौरन बाद उसके जिस्म में ग्लूकोज़ यानी शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। तो इस मरहले पर इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है और इसे फ़र्स्ट फेज़ कहते हैं और ये फ़र्स्ट फेज़ खाना खाने के फ़ौरन बाद बढ़ने वाले शुगर या ग्लूकोज़ को कंट्रोल करता है। इसके बाद इसके तकरीबन 10 मिनट से आधे घंटे के बाद इंसुलिन के अखराज का दूसरा मरहला या सेकंड फेज़ शुरू होता है और ये फेज़ शुगर के मज़ीद बढ़ने को रोकता है। शुगर के मरीज़ों में फ़र्स्ट फेज़ ऑफ इंसुलिन रिलीज़ यानी कि इंसुलिन के अखराज का पहला मरहला बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। इस बैकग्राउंड के बाद मैं अब आपको मज़ीद बताता हूँ कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स किसे कहते हैं। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं का ग्लाइसीमिक इंडेक्स मुख्तलिफ होता है। कुछ ग़िज़ाएँ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट होती हैं यानी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और कुछ ग़िज़ाएँ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट होती हैं यानी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI कम होता है। ग़िज़ाएँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जब उन ग़िज़ाओं को कोई भी इंसान इस्तेमाल करता है तो फ़ौरी तौर पर उसके जिस्म में ग्लूकोज़ या शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती बल्कि शुगर की मिकदार खून में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ऐसी ग़िज़ाओं को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट कहते हैं और इन ग़िज़ाओं में शामिल हैं तकरीबन हर तरह के फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ, सीरियल्स, पास्ता और लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब है हर तरह की दालें, बीन्स यानी लोबिया, चिकपीस यानी सफ़ेद और काले चने। दूसरी किस्म के ग़िज़ाओं का ग्रुप जिसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट कहते हैं, ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद शुगर की मिकदार हमारे खून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन ग़िज़ाओं को हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट कहते हैं। मसलन हर तरह के शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स यानी चीनी वाले मशरूबात, इसके अलावा बॉइल्ड पोटैटो, वाइट ब्रेड, वाइट राइस।
ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद हमारे जिस्म में शुगर की मिक़दार फ़ौरन बढ़ जाती है। इसी वजह से मैं शुगर के मरीज़ों को यही हिदायत दूंगा कि वो जो भी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, क्योंकि जैसे ही वो ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो उनके खून का शुगर लेवल फ़ौरन नहीं बढ़ेगा। शुगर के मरीज़ों में इंसुलिन के अखराज का पहला मरला यानी फ़र्स्ट फेज़ ही ज़्यादा मुतासिर होता है और लो ग्लाइसेमिक डाइट इस्तेमाल करने से वो अपना शुगर बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल या अदर स्वीटनर। शुगर के मरीज़ों को वो मशरूबात या वो अशिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसमें चीनी का इस्तेमाल किया गया हो। इस वजह से साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत से स्वीटनर बनाए हैं जो कि शुगर के मरीज़ अपने मशरूबात, चाय या फिर डिज़र्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले एस्पार्टम शामिल है। एस्पार्टम आम शुगर से 180 गुना ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये हीट स्टेबल नहीं होता, यानी इसको गर्म चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या इसको कुकिंग या बेकिंग में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद और भी बहुत सारे स्वीटनर हैं, मसलन सेक्रीन, सुक्रोलोज और रेबियाना। ये ऐसे स्वीटनर्स हैं जो कि हीट स्टेबल हैं, यानी इनको मुख्तलिफ़ अशिया में डालकर पकाया भी जा सकता है, बेक भी किया जा सकता है और इसके अलावा चाय में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये स्वीटनर हमारे जिस्म में शुगर की मिक़दार को नहीं बढ़ाते। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये स्वीटनर बच्चों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की आंतों यानी कोलन में मौजूद नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा को मुतासर करते हैं। इस वजह से ये स्वीटनर बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा एक और किस्म के स्वीटनर्स होते हैं जिनको शुगर अल्कोहल कहते हैं। इसमें शामिल हैं सॉर्बिटोल, ज़ाइलिटोल, मैनिटोल, लेक्टिलोल और इसके अलावा HSH। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर की मिक़दार को हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए शुगर अल्कोहल को उन कमर्शियल प्रोडक्ट्स या उन तिजारती अशिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिनको क्लेम किया जाता है या जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शुगर फ्री अशिया, मसलन शुगर फ्री ड्रिंक्स, शुगर फ्री कैंडीज़, शुगर फ्री च्युइंगम्स। वो अशिया या वो कमर्शियली अवेलेबल ड्रिंक्स, च्युइंगम, आइसक्रीम जिनमें शुगर अल्कोहल शामिल होता है, अगर इनको बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो ये भी हमारे जिस्म में शुगर की मिक़दार को बढ़ा सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे मरीज़ों को यही रिकमेंड करता हूँ कि वो अशिया जो कमर्शियली तौर पर कहा जाता है कि शुगर फ्री हैं तो इनको या तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें या बहुत ही कम मिक़दार में, मसलन महीने में या 15 दिन में अगर चाहें तो एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका आपको जवाब दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।